सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। उपविषय है हमारा अनुच्छेद लेखन। कल भी मैंने आपको अनुच्छेद लेखन के विषय में ही समझाया था और आज हम समझेंगे कि अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद व निबंध में क्या अंतर है, अनुच्छेद और पल्लवन में क्या अंतर है, अनुच्छेद के विषय कौन से लिए हैं मैंने आपको बताने के लिए, और अनुच्छेद कैसे लिखा जाए इसके बारे में भी हम इसी व्याख्यान में पढ़ेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कल के व्याख्यान में दिए गए गृह कार्य की, उसके हल की। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको व्याख्यान 1 में क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि अनुच्छेद लिखने के नियम क्या हैं, कि अनुच्छेद कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए, प्रारंभ निष्कर्ष के बारे में बताया था, विषय के बारे में बताया था कि पहली पंक्ति प्रारंभ हो तो अंत तक वो उससे जुड़ी हुई हो, उसकी विधियां बताई थी, लिखने के तरीके से संबंधित बातें बताई थी कि उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, हम जहां तक हो सके शैली पद्धति से बचना चाहिए, जहां तक हो सके कि गलतियों से बचना चाहिए, इसलिए उसे रफ कॉपी में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन की शैली कौन कौन सी है? अनुच्छेद लेखन की शैली है व्यास, तरंग, समास, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, कोशिश करें कि वो एक सरल और सुबोध भाषा में लिखा जाए। आप कर सकते हैं इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद को सुंदर बनाने के लिए, विशेषता दिखाने के लिए उसकी अलग से ध्यान रखें कि शब्द की सीमा ज्यादा न हो जाए, कहीं वो निबंध लेखन तक ना पहुंच जाए। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि अनुच्छेद लेखन है ही क्या। देखिए बेटा, किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में विचार प्रकट करने का प्रयास अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह किसी निबंध या लेख का भी अंश हो सकता है। देखो, विषय दिया गया है आपको लिखने के लिए, आपको बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना है, चुने हुए शब्द हो उसमें विचार प्रकट करने का प्रयास कीजिए और ऐसा प्रयास ही आपका अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ये किसी निबंध का हिस्सा हो सकता है, किसी लेख का भी हिस्सा, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, हो सकता है। अनुच्छेद लेखन का कोई भी विषय हो सकता है, विषय कोई चुने हुए नहीं होते हैं, हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। अपनी बात को विचारात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद होता है। वह शब्द वाक्य सूत्र रूप में भी हो सकता है। देखो, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों के सूत्र रूप ही अनुच्छेद कहलाते हैं। उसका विस्तार स्वतंत्र रूप में होना चाहिए, प्रवाहमयी शैली में होना चाहिए तथा गद्य भाषा में अभिव्यक्त होना चाहिए। कि जब हम किसी विषय का विस्तार कर रहे हो तो वो किसी के दबाव में ना हो, किसी की कही गई बातों को ना लिखें, जो हम खुद सोचते हैं उस विषय के बारे में वो लिखें, प्रवाहमयी शैली में लिखें, लगातार शब्दों का एक के बाद चुनाव होता चला जाए, रुके नहीं, कोई शब्द बीच में गलत ना प्रयोग कर दें, और जहां तक हो सके गद्य भाषा का ही प्रयोग होता है। इसमें काव्य का कोई भी इसमें अंश नहीं होता, पद्य में अनुच्छेद की रचना नहीं होती। जब हम किसी विषय या विचार को विस्तार पूर्वक लिखें कि अनुच्छेद तैयार हो जाए तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जब हम किसी विषय को उसका विस्तार करते हैं, विचारों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारा अनुच्छेद तैयार हो गया, वही अनुच्छेद लेखन होता है। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन तथा पल्लवन लेखन में अंतर है। आइए इस अंतर को समझते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद और निबंध। दोनों में ही लेखक अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। देखो, विषय वही होते हैं, बस उसमें क्या फर्क होता है कि निबंध में बहुत सारे अनुच्छेद लिखे जाते हैं, जबकि निबंध का कोई भी एक अनुच्छेद लेखन बन सकता है। फर्क इतना है कि उसमें हमें कम शब्दों में ज्यादा व्याख्या करनी होती है, जबकि निबंध में हमारे पास बहुत सारा विस्तार करने के लिए शब्दों का बहुत बड़ा समूह होता है। पहली बात कि क्या अंतर है निबंध और अनुच्छेद में। निबंध में भूमिका, विकास तथा उपसंहार होता है, किंतु
छोटी रचना होने के कारण अनुच्छेद में लेखक पहले वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन कर देता है। देखो, निबंध में हमें पहले भूमिका बनानी पड़ती है कि हम किस विषय के बारे में बताने जा रहे हैं, फिर विषय वस्तु की ओर आते हैं, उसका थोड़ा सा विकास करते हैं, कलेवर की ओर बढ़ते हैं कि उस विषय की, मान लो हमने कोई सी समस्या को लेकर या पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी बात की, तो पहले हम प्रदूषण के बारे में बताएंगे, फिर उसके प्रदूषण के प्रकारों के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आएंगे हम पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, फिर हम उसके बारे में बताएंगे कि वो फैलता क्यों है, क्यों होता है, उसके होने के कारण क्या है, फिर हम उसके में क्या सुधार कर सकते हैं, उससे होने वाली परेशानियों का सामना कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर वही विषय हमें अनुच्छेद में दिया जाएगा तो हम उसके बारे में संक्षेप में वर्णन करते हुए पहले वाक्य से ही पर्यावरण प्रदूषण पर आ जाएंगे और उसी के बारे में चर्चा करते हुए उसे अंत तक समाप्त कर देंगे। तो फर्क यही है कि इनकी निबंध में भूमिका, विकास तथा उपसंहार होता है, लेकिन छोटी रचना होने के कारण अनुच्छेद में लेखक पहले वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन कर देता है। हम पर्यावरण प्रदूषण में पहुंचने से पहले हम प्रदूषण को जानेंगे, जबकि हम अनुच्छेद में सीधा पर्यावरण प्रदूषण की ही चर्चा करेंगे। दूसरी बात आती है कि निबंध में मुख्य विचार का विस्तार उसके सभी आयामों के साथ होता है, जबकि अनुच्छेद में किसी एक विचार पर चर्चा होती है। देखो, मैंने बात की थी, मान लो हमने प्रदूषण के ऊपर ही लिया था, तो प्रदूषण अगर हम ले रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण, तो हम उसके मुख्य विचार का विस्तार करेंगे, प्रदूषण, फिर उसके भेद, उसके अलग अलग भेदों के बारे में चर्चा करते हुए हम फिर बाद में पर्यावरण प्रदूषण पर पहुंचेंगे। जबकि अनुच्छेद में सिर्फ हम पर्यावरण प्रदूषण पर ही चर्चा करेंगे, उससे आगे भी नहीं बढ़ेंगे, उसी में विस्तार करते हुए उसकी हानियां और उसके ऊपर दुष्प्रभाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं, उससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सब की चर्चा हम उस एक विचार पर ही कर डालेंगे। अब आता है कि निबंध में विषय के सभी पहलुओं पर अलग अलग विचार होता है, जैसे उसके हानि, लाभ इत्यादि, जबकि लेखक अनुच्छेद में केवल एक विषय को ही उभारा जाता है और बात को संक्षिप्त में समाप्त करने की कोशिश की जाती है। देखो, निबंध में क्या होता है, वही बात आ गई कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं विज्ञान के चमत्कार, लाभ और हानियां, तो पहले तो हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, फिर उसके अलग अलग पहलू कि विज्ञान के लाभ क्या हैं, विज्ञान से होने वाली हानियां क्या हैं। लेकिन अनुच्छेद में अगर वही विषय दे दिया जाए तो लेखक के द्वारा अनुच्छेद में केवल एक ही विषय को उभारा जाता है कि विज्ञान क्या है, उसी की चर्चा करते हुए संक्षेप में ही उसके हानि लाभ को बताते हुए अलग से अलग अलग पैराग्राफ में नहीं लिखा जाएगा, अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनाए जाएंगे, जबकि एक ही अनुच्छेद में पहली पंक्ति से ही विज्ञान की भूमिका बांधते हुए अंत तक हम उसे पहली पंक्ति को अंतिम पंक्ति तक जोड़ेंगे और उसी में हम उसके परिणामों की चर्चा करते हुए उसके सुझावों तक पहुंच जाएंगे। अनुच्छेद को सटीक लिखा जाता है जिससे कि कम शब्दों में ही अर्थ समझ आ जाए और पूरी जानकारी भी दी जा सके, जबकि निबंध को स्वतंत्र होकर लिखा जाता है क्योंकि इसमें शब्दों को सीमा में नहीं बांधा जाता। अनुच्छेद को सटीक यानी विषय के बिल्कुल नजदीक पहुंचा हुआ लिखा जाता है, कम से कम शब्दों में बात को कहने की कोशिश की जाती है ताकि हम कम शब्दों में ही अर्थ को समझ जाएं। लेकिन निबंध में क्या होता है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, हमारे 200, 250, 300 तक शब्द होते हैं जिसमें हम अपने शब्दों को वर्णित कर सकते हैं। हम अलग अलग जो हमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं हम उनको अलग अलग पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं। हर पैराग्राफ, हर अनुच्छेद जो होता है हमारा 60 से 80 शब्दों तक पहुंच जाता है, लेकिन अनुच्छेद तो केवल 100 या 120 या 120 से लेकर के कहें तो सिर्फ 120 से 150 शब्दों तक ही सीमित होता है, जिसमें हमें अपने विषय को भी पूर्ण रूप से व्यक्त करना होता है, पूरी जानकारी भी देनी होती है और सटीक होना चाहिए, अर्थ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो हम सीमा में बंधे हुए होते हैं। शब्द की सीमा हमें उससे आगे नहीं जाने देती, जबकि निबंध में हमारे पास शब्द ही शब्द होते हैं, उसे हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि निबंध जो है वो कई अनुच्छेदों में समाप्त होता है, जबकि अनुच्छेद कुछ पंक्तियों में ही समाप्त हो जाता है। निबंध कई अनुच्छेदों से मिलकर बनता है जिसमें सभी अनुच्छेद एक ही विषय को उजागर करते हैं। देखो, निबंध कई अनुच्छेदों में समाप्त होता है। सबसे पहले बात करें तो हम भूमिका होती है, उसके बाद हम विषय विकास की ओर आते हैं। विकास में भी हमारे कई संकेत बिंदु होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी विषय वस्तु को हम धीरे धीरे उसके हानि लाभ की तरफ जाते हैं।
उसके दुष्परिणामों से होने वाली बातों को प्रकट करते हैं, फिर उसके सुझावों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अनुच्छेद तो कुछ पंक्तियों में ही समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें तो निबंध के एक अनुच्छेद में ही समाप्त हो जाता है। निबंध कई अनुच्छेदों से मिलकर के बनता है। हम बहुत सारे अनुच्छेद लिखते हैं, तब जाकर एक निबंध की रचना होती है, जिसमें सभी अनुच्छेद एक ही विषय को उजागर करते हैं। वो होते अलग अलग हैं, संकेत बिंदु क्या है, होते अलग अलग हैं, लेकिन वो किसी एक ही विषय के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। जबकि अनुच्छेद तो क्या है, एक ही अनुच्छेद में एक ही शब्दों के 120 से 150 शब्दों में ही पूरे विषय को संजो लेता है, जबकि निबंध 250 से 300 शब्दों में जाकर के उस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है। निबंध में कई अनुच्छेद हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद के अंदर निबंध नहीं हो सकते, क्योंकि निबंध कई अनुच्छेदों से मिलकर बनता है, जबकि अनुच्छेद तो केवल एक ही होता है। उसके अंदर निबंधों की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं और अनुच्छेद तो केवल एक ही होता है। निबंध 300 शब्दों तक लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद की शब्द सीमा 100 से 150 शब्दों तक ही होती है। निबंध कितने शब्दों तक लिखा जा सकता है? मैंने आपको कहा था स्वतंत्र होते हैं हम उसको लिखने के लिए, 250, 200, 300 तक पहुंचा देते हैं हम, जबकि अनुच्छेद की शब्द सीमा 100 से शुरू होती है और 150 शब्दों तक ही सिमट जाती है। हम उससे आगे उसमें नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो निबंध है वो 10 अंक का आता है, जबकि हमारा जो अनुच्छेद है वो केवल 5 अंक का आता है। अब आती है बात अनुच्छेद एवं पल्लवन। दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से दोनों भिन्न हैं। पल्लवन किसी लेखक की प्रसिद्ध पंक्ति, लोकोक्ति या सूक्ति आदि पर लिखा जाता है, लेकिन अनुच्छेद किसी भी रचना का एक हिस्सा होता है। देखो पल्लवन क्या है, दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं। हमारे पास क्या होता है, अगर विस्तार शीर्षक दिया जाता है, हमें कोई भी शीर्षक देख लो, जैसे कि हम कह दे कि हवाई यात्रा, मेरी हवाई यात्रा, ठीक है, आज मैंने रोटी बनाई, इस विषय पर लिखा जाता है। लेकिन अगर हम पल्लवन की बात करें तो वो किसी लेखक की प्रसिद्ध पंक्ति होती है, लोकोक्ति होती है या फिर सूक्ति होती है, जो सब पर आधारित होती है। लेकिन अनुच्छेद किसी भी रचना का एक हिस्सा होता है। आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, उसके शब्द कोई सीमा नहीं होती, उसकी शीर्षक की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन पल्लवन के लिए किसी प्रसिद्ध पंक्ति का ही प्रयोग, किसी प्रसिद्ध लोकोक्ति का प्रयोग या किसी की सूक्ति का प्रयोग किया जाता है। पल्लवन में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग नहीं होता, जबकि अनुच्छेद में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब मैंने पहली बार रोटी बनाई। पल्लवन में क्या होता है कि क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं किसी लेखक की प्रसिद्ध पंक्ति या लोकोक्ति या फिर सूक्ति। देखो लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, जो लोक के लिए कही गई युक्ति होती है, और सूक्ति क्या होता है, जो अच्छा कथन होता है, जो केवल एक पर ना होकर सभी के लिए होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो आत्मकथात्मक तो हो नहीं सकता, क्योंकि केवल एक के लिए प्रयोग थोड़ी किया जा रहा है, सभी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पल्लवन में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में किसी भी काल में रचना की जा सकती है। पल्लवन में कौन से काल का प्रयोग होता है? वर्तमान काल का। हमारे 3 काल होते हैं, ठीक है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है वर्तमान, दूसरा होता है भूत और तीसरा होता है भविष्य काल। तो भविष्य काल में क्या होता है, आगे की चर्चा की जाती है। और वर्तमान काल जो हमारा चल रहा है, बात आई भूतकाल की, जो हम कहानी लिखते हैं वो भी भूतकाल में लिखी जाती है, और अनुच्छेद भी किसी भी काल में रख सकते हैं। हम वर्तमान की बात करना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं, भविष्य के लिए कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो पल्लवन होता है, जो भाव होता है पल्लवन भाव, वो सिर्फ वर्तमान काल के लिए ही प्रयोग होता है, जबकि अनुच्छेद में किसी भी काल में रचना की जा सकती है। उसे भविष्य के पर भी जोड़ सकते हैं आप, उसे आप वर्तमान के साथ भी चला सकते हैं, और आप चाहें तो उसे भूतकालिक क्रिया के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। पल्लवन में एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं, जबकि अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। देखो वही बात आ गई कि जैसे निबंध होता है वैसे ही पल्लवन, लेकिन पल्लवन क्या है, वो वर्तमान काल से ही संबंधित होता है। उसमें एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं, यानी कि 2 भी हो सकते हैं। वो तो आपकी पंक्ति पर निर्भर है कि आप उसे कितने लोगों के साथ जोड़ करके चल रहे हैं, कितने विषय से जोड़ते हुए चल रहे हैं। जबकि अनुच्छेद जो होता है उसे एक ही पैराग्राफ में, यानी कि 120 से 150 शब्दों में ही लिख
सकते हैं, आप 100 भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास शब्दों की चयन में आप कम हैं, शब्दों का चुनाव करने में सक्षम कम है, तो आप 100 शब्दों में भी अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं। यानी एक ही पैराग्राफ, एक ही अनुच्छेद होता है उसमें। अब बात आती है बेटा अनुच्छेद कैसे लिखें। अब तक तो हमने समझा कि अनुच्छेद लेखन है क्या, फिर हमने समझा कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है, फिर हमने समझा कि अनुच्छेद और पल्लवन क्या है। तो अब बात आती है कि अनुच्छेद लिखें कैसे, तय करें कि मुख्य विषय क्या है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे अनुच्छेद का विषय हमें क्या मिला है, या हम खुद लिखना चाह रहे हैं तो हम कौन सा विषय लें। दूसरी बात कि जब आप अनुच्छेद लिखें तो ये निश्चित करें कि आपका विषय स्पष्ट है या नहीं। इसका एक केंद्रीय विषय होता है। देखिए बेटा, आप अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं, आपको ये निश्चित करना होगा कि जो आप अनुच्छेद लिख रहे हैं कि आप खुद उस विषय से क्लियर हैं, स्पष्ट है आपको, कि आपको पूरी जानकारी है। जो आप लिखेंगे उसमें आपके तथ्य होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक केंद्रीय, एक सेंटर पॉइंट होता है, एक सेंटर सब्जेक्ट होता है, केंद्र होता है। उसके आधार पर ही आपको लेकर के उस विषय पर आगे बढ़ना होता है। आपकी पहली पंक्ति आपके अंत तक की पंक्ति को जोड़े हुए होती है। आपकी पहली पंक्ति को पढ़ने के बाद ही पाठक उसमें रोचक भाव देखने लगता है। अगर उसे पहली पंक्ति ही अच्छी लग जाती है तो वो आगे बढ़ता है, नहीं तो उदासीन होकर के कहता है कि छोड़ो, इसको क्या पढ़ना है, इसमें कुछ है तो नहीं। इसीलिए आपका विषय स्पष्ट होना चाहिए, पता चले कि आपका विषय तो कुछ और है और आपने लिखा कुछ और है। यदि आप कोई अनुच्छेद किसी विशेष संकेत के उत्तर में लिख रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप विषय से भटक तो नहीं रहे। देखो, जिस तरीके से निबंध में हम आपको संकेत बिंदु देते हैं, उसी तरह से कई बार हमें परीक्षा में अनुच्छेद में भी संकेत बिंदु मिल जाते हैं। तो हमें अब बात आ जाती है कि उन विशेष संकेत बिंदुओं पर ही हमें अपना अनुच्छेद पूरा करना है, क्योंकि हम उसमें अलग अलग पैराग्राफ तो बांटने नहीं है, अलग अलग अनुच्छेद तो बनाने नहीं है। सीधा एक पंक्ति से प्रारंभ करना है और अंतिम पंक्ति तक प्रभावमयी शैली में चलते जाना है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि वो संकेत जो आपको दिया गया है लिखने के लिए, उसी की दिशा में आप अपना उत्तर लिख रहे हो। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप कहीं विषय से भटक तो नहीं रहे, कि जो संकेत आपको दिया गया कहीं आप उससे अलग तो नहीं लिख रहे हैं। जिस विषय या मुद्दे पर लिखने के लिए कहा गया है उसकी जानकारी आपके पास सटीक होनी चाहिए। आपको जो विषय दिया गया है, हंसी का महत्व जैसे मैंने आपको दिया था लिखने के लिए, तो उसकी जानकारी आपके पास सही होनी चाहिए। अगर मैंने आपको दे दिया कि आप अपनी पहली हवाई यात्रा का वर्णन करो, तो आपको उसमें लिखना होगा कि आपने कहाँ की यात्रा की, आपने वो यात्रा कैसे की, आपको यात्रा में क्या अनुभव हुआ। आपके परीक्षा के ऊपर आपको लिखने के लिए दे दिया कि परीक्षा का पहला दिन, तो आप परीक्षा कौन सी दी, आपने कौन से अनुभव महसूस किए, क्या क्या तैयारियां की उस परीक्षा के लिए, तो उन सब की सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जिस विषय या मुद्दे पर लिखने के लिए आपको कहा गया है उसकी सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किसी भी विषय पर लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए। विषय में तथ्य लिखने चाहिए। सबसे प्रमुख जानकारी को सबसे पहले लिखना चाहिए। अनुच्छेद सरल और रुचिकर होना चाहिए। पहला वाक्य विषय से पूरी तरह संबंधित होना चाहिए। अब बात आई कि देखो, जो भी विषय दिया गया है आपको उसके लंबे लंबे वाक्य नहीं लिख देने चाहिए कि एक वाक्य शुरू हुआ तो वो 3 पंक्ति तक ही चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य सरल होने चाहिए, सुबोध होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। विषय में तथ्य लिखने चाहिए। तथ्य का मतलब सच्चाई। कुछ भी बनावटी आप विषय में नहीं लिख सकते। आपकी कहानी नहीं है, आपकी कविता नहीं है जिसमें आपने कल्पना की और लिख डाला। विषय में तथ्य होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सच्चे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सबसे प्रमुख जानकारी को सबसे पहले लिखना चाहिए। जो आपको पता हो उसके बारे में सबसे पहले लिखो, अर्थात जिसकी बारे में आपको सही जानकारी है। सबसे मुख्य रूप से कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है, तो हमें पहले वो लिख देना चाहिए, उसके बाद ही बात में थोड़ा थोड़ा करके आगे विषय को बढ़ाना चाहिए। अनुच्छेद सरल होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, आनंद देने वाला होना चाहिए।
पहला वाक्य विषय से पूरी तरह संबंधित होना चाहिए। जैसे आपने प्रदूषण की बात कही थी, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है आपको पहली पंक्ति में ही बताना होगा उसे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। फिर आती है बात कि अन्य वाक्य भी विषय का समर्थन करते हुए नजर आने चाहिए, कि अगर आपकी पहली पंक्ति पर्यावरण प्रदूषण पर अड़ी तो उससे आगे की बातें भी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित होनी चाहिए, कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है, उससे होने वाली हानियां क्या है, उसका समर्थन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखो, अनुच्छेद न तो बहुत ज्यादा व्यापक होना चाहिए और न ही छोटा, यानी बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हम बड़ा बड़ा लिखते जाएं, क्योंकि शब्द सीमा तो हमारे पास 100 से 150 शब्दों तक है और हम उसे लिख रहे हैं 300 शब्दों तक, तो वो अनुच्छेद न रह करके निबंध बन जाएगा। और ना ही बहुत छोटा हो कि हमारे 100 शब्द हमने बोले हैं तो हम 80-70 में उसे खत्म कर दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, बात आती है कि पहले अनुच्छेद को रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप परीक्षा में नहीं लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे होते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता कि हम उसको पहले रफ में लिखें, फिर उसे फेयर आउट करें या साफ लिखें। लेकिन अगर हम घर पर अभ्यास कर रहे हैं अनुच्छेद लिखने का, तो कोशिश करो कि उससे पहले रफ कॉपी में लिखो। अगर आपको लगे कि जो वाक्य आपने पहले लिखे हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, तो आप वह सुधार कर सकें। कि आपने अनुच्छेद लिखा, जैसे मान लो मैंने आपको हंसी का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए दिया था, तो आप सीधा अपनी साफ कॉपी में मत लिखिए, क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन हम एडक्वार्क साइट पर हम क्या देते हैं, आपको उसके उत्तर देते हैं। तो आप अपने रफ कॉपी में लिखिए। रफ कॉपी में जब आप लिखेंगे और जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, यानी आप खुद भी कर सकते हैं कि आप चलो आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसे 2-3 बार दोहराया, क्योंकि हमें उसकी पुनरावृत्ति तो करनी है। पुनरावृत्ति करते हैं तो हम दोषों से बचते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं अभी इस पंक्ति में और कुछ भी आ सकता था, तो हम क्या करेंगे कि पेंसिल से लिख लें, ताकि उसको रफ करके रब कर दें, वहां से हटा करके हम दोबारा उन वाक्यों को लिख दें जो हमें और अच्छे लग रहे हैं। और अगर लिखा जा सकता है कि उसमें सुधार और हो सकता है और विषय को बहुत अच्छा रुचिकर पाठक के पढ़ने योग्य बनाया जा सकता है, तो ऐसा करने में हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। अर्थात विषय को अच्छा बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। अनुच्छेद का समापन ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ एक साथ कह सकें। आप जो समापन करने जा रहे हैं वह आपकी ऊपर लिखी पंक्तियों से मेल करना चाहिए, कि अनुच्छेद का समापन ऐसा हो कि सारी पंक्ति जो आप कंक्लूजन दिखाना चाहते हैं या निष्कर्ष में लाना चाहते हैं कि आपने ऊपर जो कुछ भी बताया उससे संबंधित हम इस बात को अब यहाँ समाप्त कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बचा जाए, इससे बचने के क्या उपाय हैं, हम अपने निजी जीवन में इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। 1-2-3 पंक्तियों में ही उसका निचोड़ आपको लिखना है, और जो आप लिख रहे हैं वो आपकी पहली पंक्ति का समर्थन करना चाहिए। अर्थात जो पहली पंक्ति में बताया था, अंतिम पंक्ति वो जो शीर्षक है आपका उससे मेल कहनी चाहिए। अनुच्छेद में वर्तनीय अशुद्धता से बचने के लिए अनुच्छेद को बार बार पढ़ें, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक न हो ना, उससे बचने के लिए आप बार बार पढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं, उस समय उन गलतियों का ध्यान हमें नहीं रहता, लेकिन जब हम बार बार उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो गलतियां हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। अगर हमें शब्दों और अपशब्दों के बारे में जानकारी है तो निश्चित रूप से हमें वो अपशब्द नजर आएंगे, वो गलत लिखे हुए शब्द हमें नजर आएंगे और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अनुच्छेद में होने वाली व्याकरणिक गलतियां आपके अनुच्छेद पर बुरा प्रभाव डालेंगी। आपने अनुच्छेद तो लिख दिया 100 से 150 शब्दों में, विषय से पूरी तरह से संबंधित है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपकी व्याकरणिक गलतियां हैं, उसमें व्याकरणिक आधार पर आपने गलतियां की हुई हैं, कहीं कारक का प्रयोग सही नहीं किया हुआ, कहीं वर्तनी अशुद्ध का प्रयोग किया गया है, कहीं अलग विराम चिन्ह का प्रयोग आपने नहीं किया, तो ये सारी चीजें आपके अनुच्छेद पर बुरा प्रभाव डालेंगी। अगर आपकी वर्तनीय अशुद्धता है तो आपके द्वारा लिखे गए उच्च स्तर के वाक्य भी किसी काम के नहीं है। आपने उसमें सूक्ति का प्रयोग कर दिया, आपने उसमें लोकोक्ति का प्रयोग कर दिया, आपने किसी उसमें स्लोगन का प्रयोग कर दिया, नारा लगा दिया आपने उसमें, लेकिन पता चला कि आपकी तो इतनी वर्तनीय अशुद्धता है उसमें कि स्पेलिंग मिस्टेक ही इतनी ज्यादा है कि बड़े से बड़े स्तर का वाक्य भी आपका लिखना बेकार है। आपका लेख अच्छा होना चाहिए, आपकी वर्तनीय शुद्धता होनी चाहिए। फिर आती है बात कि अनुच्छेद में जिस क्रिया का आप प्रयोग कर रहे हैं,
क्रिया का आप प्रयोग कर रहे हैं वो एक ही काल में प्रयुक्त हो रही है या नहीं। अगर आपने वर्तमान काल में चलाया है तो पूरा वाक्य वर्तमान काल में चले, अगर आपने भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया है तो भूतकाल में चले, अगर भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग किया तो भविष्य में चले। वह एक ही काल में प्रयुक्त होनी चाहिए। यदि आपको किसी शब्द की वर्तनी में गलती का डर है तो आप शब्दकोश का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिक्शनरी ले सकते हैं, क्योंकि आप घर पर हैं। अगर आप का प्रयोग करने की बात आती है कि आप परीक्षा पत्र में कर रहे हैं तो वहां हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको घर में लिखना है तो आप कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए इस बात को कि अनुच्छेद में जिस क्रिया का आप प्रयोग कर रहे हैं वो एक ही काल में प्रयुक्त हो रही है या नहीं। यदि आपको किसी भी शब्द की वर्तनी में गलती का डर है, वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप शब्दकोश का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी डिक्शनरी का प्रयोग कर सकते हैं। शब्दकोश क्या होता है? जिसमें शब्दों का खजाना होता है कि आपके अ स्वर से लेकर के अंतिम य स्वर तक की जो व्यंजन तक होते हैं उनका वर्णन उसमें होता है, उससे बनने वाले शब्द उसमें दिए गए होते हैं। तो अनुच्छेद में अगर आप जिस क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं वो एक ही काल में प्रयुक्त होनी चाहिए। दूसरी बात है कि किसी शब्द की वर्तनी स्पेलिंग में अगर आपको डर है कि आपकी गलत है तो आप शब्दकोश का प्रयोग करके आप उसका सही अर्थ भी देख सकते हैं। एक ही शब्द के प्रयोग से बचने के लिए आप समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग ना करें, ठीक है, उससे अलग कर सकते हैं। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें कि कहाँ प्रश्नवाचक आना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए, कहाँ अल्प विराम आना चाहिए, कहाँ संयोजक चिन्ह आना चाहिए, कहाँ निर्देशक चिन्ह आना चाहिए। अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़कर ये सुनिश्चित हो जाए कि विषय अब अधूरा नहीं है। क्या होना चाहिए कि एक ही शब्द के प्रयोग से बचने के लिए हम समानार्थी यानी एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचे और अलग अलग शब्दों का प्रयोग करें। जैसे हमने अनिल लिया, हवा ले लिया, फिर समीर ले लिया, इस तरीके से अनल लिया तो आग ले लिया, अग्नि ले लिया, इस तरीके से। और क्या कहा कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें कि सही विराम चिन्ह होने चाहिए। अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़कर ये सुनिश्चित हो जाए कि अब विषय अधूरा नहीं है, कि जो कुछ आपको बताना था आपने इस विषय में बता दिया। विषय अगर बड़ा लगने लगे तो समापन की ओर बढ़ना चाहिए, कि लगे कि अब इसमें और लिखने लायक कुछ नहीं है, 150 शब्दों से सीमा जो है बढ़ती जा रही है, तो बस अब समापन की ओर बढ़ना चाहिए। अब आता है अनुच्छेद के विषय। मैंने 2 लिए हैं, बाल श्रम और मेरे जीवन का लक्ष्य। बाल श्रम का अर्थ है बच्चों के द्वारा कराया जाने वाला श्रम, मेहनत। बच्चे अपने बचपन में हम लोगों के लिए जो कार्य करते हैं वह बाल श्रम कहलाता है। बच्चे मजदूरी तब करते हैं जब उनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। देखो आ गया ना, बाल श्रम से ही पता चल गया कि जो बात की जाएगी वो बच्चों के द्वारा कराए जाने वाले श्रम की जाएगी। या फिर माता पिता गैर जिम्मेदार होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते और बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं। आज न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में ये समस्या फैल चुकी है। इनसे निपटने के लिए कई नियम बनाए गए लेकिन वे लागू नहीं हो पाए। अगर सख्त कदम बनाए जाते, नियम बनाए गए होते तो शायद ये समस्या इतनी ना बढ़ती। हम छोटे छोटे बच्चों घरों में होटलों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं हमें। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इनसे चोरी छिपे काम करवाया जाता है। आज समाज में गरीब बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। इनका भविष्य अंधकार में है। हम देखकर भी इन्हें अनदेखा करते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं है। देखो इनसे चोरी छुपे फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता है। समाज में गरीब बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि ऐसी स्थिति उन्हीं को देखनी पड़ती है। हम लोगों के पास तो सब सुविधाएं होती हैं। इनका भविष्य अंधकारमय है। ना इन्हें पढ़ने का मौका मिलता है, ना उचित खाना पीना मिलता है। हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम इनको देख करके उदासीन हो जाते हैं। इन बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। कहने को 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम करवाना अपराध है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ऐसे बच्चों के हित के लिए उचित कदम भी उठाए हैं। देखो जब काम करने जाएंगे तो शिक्षा से तो वंचित होना ही पड़ेगा और 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को इससे काम करवाना अपराध है। अगर जो भी काम करवाएगा उससे 20,000 का जुर्माना और 2 साल की कैद है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए जाते, इसीलिए ये काम चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ऐसे बच्चों के हित के लिए उचित कदम उठाए हैं। उनके पढ़ने लिखने के लिए मुफ्त में उन्हें वो दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं विद्यालयों में। लेकिन फिर भी माता पिता जो इस जानकारी से वंचित हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन बाल श्रम की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जल्दी ही इस समस्या से निपटने का प्रयास करना होगा क्योंकि एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बात आती है अगले लक्ष्य की ओर, तो हमारा है मेरे जीवन का लक्ष्य। यदि हम आरंभ से ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं तो हमारे भविष्य के रास्ते सरल हो जाएंगे।
जीवन में भटकाव की संभावना कम हो जाती है। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने से पहले हमें अपनी योग्यताओं की परख होनी चाहिए। देखो, हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था और उसके प्रति अगर हम समर्पित नहीं होंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। हमने सोच लिया कि हमने ये डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, तो हमें पहले से ही सोचना होगा, नहीं तो हम उसके प्रति कार्य ही नहीं करेंगे, हम इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन अगर लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो हम भटकेंगे नहीं। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनने लायक हूं भी या नहीं, मेरे में वो योग्यता है भी या नहीं, कि मैं मेरे माता पिता के कहने पे मैं डॉक्टर बन रहा हूं लेकिन मेरे अंदर तो वो लक्ष्य प्राप्त करने का सामर्थ्य ही नहीं है। आज के स्पर्धा वाले समय में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि प्रतियोगीवादी युद्ध बन चुका है। हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। भाग्यवादी बनने से हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा कि आज मेरी किस्मत में होगा तो मैं बन जाऊंगा डॉक्टर, मेरी किस्मत में होगा तो मैं बन जाऊंगा इंजीनियर। ऐसा नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होगा। मैं परीक्षा देने जाऊं नहीं और मैं कहूं कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो वो भाग्य भी मुझे पास नहीं करा सकता। ठीक है, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। मैंने अपने जीवन में बहुत से अभावों को देखा है और इसी अभाव ने मेरे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है। देखो, यहाँ पर बात आत्मकथात्मक शैली की हो रही है। मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है कि मैं अपनी मेहनत से बहुत सारा धन कमाऊं। उन पैसों से न केवल मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूं बल्कि असहाय लोगों की भी मदद करूं, ताकि जो कमियां मैंने अपने जीवन में देखी वो किसी और को न देखनी पड़े। आपका गृह कार्य है बेटा कि बुरा जो देखन मैं चला विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है कि मैं जब बुरा देखने चला तो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि आपको 120 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। विषय था आपका हंसी का महत्व। आजकल हंसी दुर्लभ होती जा रही है। सभी के चेहरों पर तनाव, चिंता, दुख, उदासी अधिकतर दिखाई देती है। मुस्कुराते हुए चेहरों का मानो अकाल पड़ गया हो। क्या आप जानते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक बच्चे के मुकाबले केवल 30% ही हंसता है? यही कारण है कि आजकल तनाव से भरे जीवन में मनुष्य अनेक घातक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर सोचता रहता है, किसी के सामने अपनी बातों को रखना नहीं है। महिलाएं तो रख लेती हैं, पुरुष नहीं रखते हैं। हंसना सेहत के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन करना। हंसने से शरीर में रक्त संचार भली प्रकार से होता है और अनेक प्रकार के रोगों से और तनावों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। चाहे आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए समय अवश्य निकालना चाहिए जिसमें आप दोबारा बच्चा बनकर वही खुशी और हंसी प्राप्त कर सकें जो आपको बचपन में मिली थी। आज यही नारा होना चाहिए, जीवन में अपनाओगे अगर खुशी का तराना, जीवन में अपनाओगे अगर खुशी का तराना, होगा आसान तनावों से निजात पाना, होगा आसान तनावों से निजात पाना। आशा करती हूँ आपको ये जो अनुच्छेद लेखन से संबंधित विषय था समझ में आ गया होगा। अगले व्याख्यान में हम कैदी और कोकिला और अनुच्छेद लेखन की दोहराई कार्य करेंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में।